एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं प्रज्ञा और आज की वीडियो लेक्चर में हम जो है सीजी बोर्ड की क्लास 9th इकोनॉमिक्स का सेक्शन स्टार्ट करने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर से। तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स का हम 15 चैप्टर जो है, जो कि इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर है, उसे हम देखेंगे अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो अंडरस्टैंडिंग मतलब समझना, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो होती हैं ऐसी एक्टिविटीज़ जिससे पैसे का लेन देन हो। पैसे का जो लेन देन होता है उस तरीके की जो एक्टिविटीज़ है उसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहा जाता है, जिससे हमारी रोजी रोटी भी, लाइवलीहुड भी चलती है। जैसे कि अगर कोई खेती का काम कर रहा है, फार्मर का काम कर रहा है, तो वो क्या है, किसान खेत में फसल उगाएगा, फसल को बेचेगा और उससे उसको पैसे मिलेंगे। अगर कोई दुकानदार दुकानदारी कर रहा है तो अपना सामान बेचेगा, इससे उसको पैसे मिलेंगे। तो इस तरीके की जो एक्टिविटीज़ है इसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहा जाता है। तो सबसे पहले हमको वही देखना है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होता क्या है। पीपल अराउंड अस डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज़ टू फुलफिल देयर नीड्स। Some activities involving producing goods like making basket from bamboo, weaving cloth, growing crops in field, manufacturing cement in factories and so on. तो हमारे आसपास के लोग जो है बहुत सारी डिफरेंट काम करते हैं। एक्टिविटीज़ मतलब काम करते हैं ताकि वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके। तो हर आदमी अपनी सारी ज़रूरतों को एक ही मतलब खुद ही पूरा नहीं कर सकता। क्यों नहीं पूरा कर सकता है? क्योंकि देखिए, अगर मैं हूँ तो मैं एक साथ सब्जियां भी नहीं उगा सकती, फल भी नहीं उगा सकती, और मैं ये भी नहीं है कि मैं अपने बाल खुद काट लूँ, तो उसके लिए भी मुझे कुछ कोई चाहिए। तो हर एक छोटा छोटा एक्टिविटीज़ है, इसके लिए हम एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए। तो कुछ एक्टिविटीज़ क्या इन्वॉल्व करती है, जिसमें हम गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, डायरेक्टली प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि बास्केट्स बनाया जाता है बाम्बू से, कपड़े बुनाई का काम होता है, खेत में क्रॉप्स उगाने का काम होता है, फसल उगाने का काम होता है, सीमेंट मैन्युफैक्चर का। तो अलग अलग फैक्ट्रीज, अलग अलग तरीके के काम होते हैं। तो जैसे भी यहाँ पे पिक्चर पे दिया गया हुआ, ये क्या है, ब्लैंकेट्स बेचने का काम कर रहे हैं, ये क्या है, पार्लर का काम हो रहा है यहाँ पे। तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, ये सर्विसेज है। तो सम अदर काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज़ प्रोवाइड सर्विस टू द पीपल। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट पॉइंट क्या देखा कि गुड्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, कुछ सामान प्रोड्यूस किया जा रहा है। और सेकंड पॉइंट क्या है, जिसमें हम लोगों को सर्विसेज देते हैं। सर्विसेज में क्या आएगा, जैसे कि ये ब्यूटी पार्लर का काम हो गया, बाल काटने का काम हो गया, अपना मतलब दूसरे के पास से सामान लाके दूसरे जगह बेचने का जो शॉपकीपर्स है, तो ये क्या हो गया, हम लोगों को सर्विसेज देते हैं। तो शॉपकीपर्स क्या करते हैं, गुड्स सेल करते हैं। बस ड्राइवर्स जो है वो ट्रांसपोर्ट करते हैं, एक बस चलाते हैं। तो इससे क्या होता है, एक व्यक्ति दूसरी जगह पे जा पाता है। बार्बर्स जो है हेयर कट करने का काम करते हैं। तो दे डू नॉट प्रोवाइड दिस सर्विसेज फ्री आउट ऑफ सेंस ऑफ चैरिटी। तो कोई भी व्यक्ति जो है ये सर्विसेज फ्री में नहीं करता है ना, मुफ्त में नहीं करता कोई चैरिटी वगैरह के लिए। तो क्या करना पड़ता है, हमको पे करना पड़ता है इस तरीके की सर्विसेज के लिए। जस्ट वी बाई गुड्स, वी पे मनी फॉर दिस सर्विसेज। जैसे कि हम सामान खरीदते हैं, तो हम जो हमारे लिए जो अगला व्यक्ति काम किया है, तो उसकी सर्विसेज के लिए हमको क्या देना पड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ काम करने के लिए जो मेड आती है उसे हम पैसे देते हैं, बाल कटाने जाते हैं तो वहाँ पे हम पैसे देते हैं। तो बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ है। तो बोथ काइंड ऑफ एक्टिविटीज़, प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड प्रोवाइडिंग सर्विसेज, ठीक है, ये दोनों जो एक्टिविटीज़ है इसे क्या कहा जाता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहा जाता है। तो मोस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर एक्टिविटीज़ इन विच मनी इज एक्सचेंज। तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि जो मोस्टली जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो ऐसी होती हैं जिसमें क्या है, पैसे का लेन देन होता है, पैसे एक्सचेंज किए जाते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज आर पार्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस। तो जैसे कि हम समझ रहे हैं, गुड और सर्विसेज क्या है, प्रोडक्शन प्रोसेस का पार्ट है। वी पे मनी टू बाई देम, और हम क्या करते हैं, पैसे देते हैं इनको गुड्स को खरीदने के लिए और सर्विसेज का फायदा उठाने के लिए। However, there are some economic activities where production of goods and services take place, but they are not exchanged for money. We will study this in last section of the chapter. तो यहाँ पे देखिए कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऐसी हैं जहाँ पे हम क्या करते हैं, हम प्रोडक्शन ऑफ गुड्स भी नहीं कर रहे हैं, सर्विसेज भी नहीं एक्सचेंज हो रही है, पर और सर्विसेज भी हम नहीं हो कर रहे, लेकिन उसको एक्सचेंज मनी के लिए नहीं किया जाता। मतलब जो काम हो रहा है वो मनी के लिए नहीं किया जाता। तो उसके बारे में हम लास्ट सेक्शन में पढ़ेंगे। तो हमको कुछ एक्टिविटीज़ दी गई है जिसको हमको यहाँ पे देखना है। तो सबसे पहले इकोनॉमिक एक्टिविटी में है फार्मर्स ग्रोइंग एंड सेलिंग क्रॉप्स। तो फार्मर क्या करते हैं, क्रॉप्स ग्रो करते हैं और उसको जाके मार्केट में सेल। मार्केटिंग एंड सेलिंग क्ले पॉट्स। तो क्ले पॉट्स जो बनाते हैं उसको, सॉरी, मेकिंग एंड सेलिंग क्ले पॉट्स, जो क्ले पॉट्स बनाते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं और उनको क्या करते हैं, बेचते हैं। बंद करके बसा दो।
ट्रेडिंग ट्रेडर्स परचेसिंग मैन्युफैक्चरिंग गुड्स एंड सेलिंग देम इन द मार्केट। तो ट्रेडर्स क्या करते हैं, जो व्यापारी क्या करते हैं वो ट्रेडर्स क्या करते हैं, वो परचेज करते हैं, कुछ मैन्युफैक्चर गुड्स है उनको परचेज करते हैं और मार्केट में सेल करते हैं। टीचर्स जो है बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हैं, और शॉप्स सेटअप करके जो बिस्किट्स है और जो सेवरीज मतलब जो पिकल्स वगैरह है उसको बेचा जाता है। कारपेंटर्स जो है वो फर्नीचर बनाने का और बेचने का काम करते हैं। फैक्ट्रीज में मैन्युफैक्चर होता है पेपर और उसको सेल किया जाता है। हनी जो गैदर करते हैं, जो इकट्ठा करते हैं फॉरेस्ट से, उनको बेचने का काम होता है। तो स्पिनिंग थ्रेड फ्रॉम सिल्क टू वीव साड़ीज एंड सेलिंग दम, तो वैसे ही जो सिल्क से साड़ी बनाई जाती है और उसे, तो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स भी दिए गए हुए हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को, जैसे कि टीचर यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, खेत में काम किया जा रहा है, फ्रूट्स के मार्केट है, ये पॉटरी का काम हो रहा है यहाँ पे। दिस वन इज नॉट मच क्लियर। ओके, तो ये शॉपकीपर है। कुछ एक्टिविटीज़ और दी गई हुई है, पिक्चर में उतना क्लियर नहीं हो रहा है। ये तो कपड़ा बनाने का काम हो रहा है। ये दो की पिक्चर्स जो हैं वो उतने अच्छे क्लियर नहीं हो रहे हैं। वैसे ही कल्चरिंग एंड सेलिंग फिश, तो फिश को आजकल मछली पालन का काम किया जाता है और उसमें जो फिश है उसको बेचा जाता है। ए कंपनी माइनिंग बॉक्साइट एंड सेलिंग इट टू अदर कंपनी। सो इतने सारे जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में यहाँ पे दिया गया है। अगर आपको और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में पता है तो आप इस लिस्ट को आगे भी बढ़ा सकते हैं, जिससे पैसे एक्सचेंज होते हैं। तो आज की डेट में ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें चीज़ें प्रोड्यूस हो रही है या हम अपनी सर्विसेज देते हैं। और आजकल जो वर्क है बहुत ज़्यादा ऑनलाइन भी होने लग गया है, तो ऑनलाइन भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो एक्सचेंज मनी, ठीक है, अभी हम मनी की अगर बात कर रहे हैं तो मनी आजकल डिजिटल हो गया है, तो बहुत सारे ट्रांजेक्शन जो है वो फ़ोन पे से हो जाता है। द लिस्ट शोज दैट पीपल डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज़ टू फुलफिल देयर नीड्स। तो ये लिस्ट क्या बता रहा है कि डिफरेंट एक्टिविटीज़ है जिसको करके, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है उसको करके हम हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। सो ऑल एक्टिविटीज़ टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज विच आर एक्सचेंज फॉर मनी टू फुलफिल आवर वेरियस नीड्स आर पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि जो भी एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, जिसमें गुड्स प्रोड्यूस होते हैं या तो फिर सर्विसेज एक्सचेंज हो रहे हैं, किसके लिए, मनी के लिए, पैसों के लिए, और जिससे हमारी ज़रूरतें पूरी होती है, वो पार्ट है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का। तो अब हमको देखना है कि जो ये इकोनॉमी है इसमें डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं, तो उनके बारे में हमको देखना है। The different kinds of economic activity occur in some sector or other. They can be classified into specific sector on the basis of their production. तो different kinds of economic activities के बारे में हमने देखा। तो ये हम इसको थोड़ा सा क्लासीफाई कर देंगे, ठीक है। क्लासीफाई कैसे करेंगे कि उनका प्रोडक्शन कैसे होता है, चीज़ों का वहाँ पे प्रोडक्शन कैसे हो रहा है उनके बेसिस पे। तो these sectors are agriculture sector, the industrial sector, ठीक है। तो कौन से सेक्टर है, फर्स्ट कौन सा सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर, जहाँ पे डायरेक्टली जो है खेती का काम होता है। उसके बाद होता है इंडस्ट्रियल सेक्टर, जहाँ पे इंडस्ट्रीज में वर्क होता है। उसके बाद क्या होता है, सर्विस सेक्टर, जहाँ जैसे कि बैंक्स हो गए, स्कूल्स हो गए, ये किसके अंडर आते हैं, सर्विस सेक्टर के अंदर आते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई गुड्स प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। हमारा जो नॉलेज है उसको हम आगे पास आउट कर रहे हैं, हमारा जो टैलेंट है, ठीक है, जैसे कि बार है, उसका क्या टैलेंट है, उसको बाल काटने आता है, तो उसके बदले में वो सर्विसेज पैसे ले रहा है, तो इसको हम सर्विस सेक्टर के अंदर कैटेगराइज करते हैं। तो सच सेक्टर वाइज क्लासिफिकेशन मेक इट ईजी टू कैलकुलेट द शेयर ऑफ ईच सेक्टर इन टोटल प्रोडक्शन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। और इस तरीके से सेक्टर वाइज क्लासीफाई करने से क्या होता है, जब हम इंडियन इकोनॉमी का माप तोल करते हैं तो हमारे लिए इजी हो जाता है। तो सबसे पहले हमको एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर देखना है। तो एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर, तो ये अलाइड सेक्टर क्या हुआ, तो उससे जुड़ा हुआ चीज़, ठीक है, एग्रीकल्चर और उसके साथ साथ जो जुड़ी हुई जो सेक्टर है उसके बारे में। जैसे कि एग्रीकल्चर के साथ अगर हम जोड़े तो मछली पालन हो गया, ठीक है, तो ये इसमें आ जाएगा, और भी बहुत सारी चीज़ें हम देखेंगे। द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन इन दिस सेक्टर डिपेंड्स प्राइमरी ऑन नेचर, इट यूज ऑन नेचुरल प्रोसेस एंड रिसोर्सेस। तो अब ये जो सेक्टर है यहाँ पर प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, क्रॉप्स के प्रोडक्शन के लिए किसके ऊपर डिपेंडेंट करना होता है हमको, नेचर पे, ठीक है, नेचर पे हमको डिपेंडेंट होता है क्योंकि हम नेचुरल तरीके से क्या करेंगे, प्लांट्स उगाएंगे, खेती करेंगे, और उसके बाद जो है क्रॉप्स को ये हार्वेस्टिंग का प्रोसेस होगा, ठीक है। ये तो हमको सबको पता है कि क्या हुआ जाता है, पहले बीज
बोया जाता है, फिर उसके बाद रोपा लगाया जाता है, फिर उसके बाद जो है फसल जब तैयार हो जाती है तो उसका हार्वेस्टिंग किया जाता है, हार्वेस्टिंग के बाद बीज निकाले जाते हैं, जैसे राइस है, व्हीट है, जो भी निकाला जाता है उसके बाद उसको मार्केट में सेल किया जाता है। तो ये क्या है, एक नेचुरल प्रोसेस। इसमें क्या यूज होता है, नेचुरल प्रोसेस और रिसोर्सेज यूज होते हैं। तो वेरियस क्रॉप्स, तो कौन से क्रॉप्स है, राइस है, व्हीट है, कॉर्न है, मिलेट्स है, मेज है, कॉटन है, एक्सेट्रा। तो ये सारी चीजें जो है प्रोड्यूस की जाती हैं। तो फॉरेस्ट्री, ठीक है, फॉरेस्ट्री इज एन अलाइड सेक्टर टू एग्रीकल्चर। तो अगर हम देखेंगे तो फॉरेस्ट्री इससे रिलेटेड है। फॉरेस्ट में से प्रोड्यूस लेके कौन से प्रोड्यूस आते हैं, फ्लावर्स है, हर्ब्स है, फ्रूट्स है, ग्लू है, हनी एक्सेट्रा। जो लोग हैं वो फ्लावर्स जो फॉरेस्ट है वहां से लेके आते हैं और ये सारी चीज़ों को बाहर बेचते हैं। और इसके अलावा जो अलाइड सेक्टर्स है वो क्या क्या है, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी, जिसे हम पिसिकल्चर भी बोलते हैं, एक्सेट्रा। ठीक है, तो एनिमल हस्बेंड्री मतलब जो हम मीट के लिए मुर्गियां पालते हैं या अंडे के लिए मुर्गियां पालते हैं, तो ये आपका एनिमल हस्बेंड्री में आएगा। उसके बाद है नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल सेक्टर। Now, in this sector, goods are manufactured by machine or tools and human labor. For example, using a bamboo to make basket, sugarcane to make jaggery, leather to make manufacture shoes, limestone to manufacture cement, etc. तो ये जो सेक्टर है इसमें क्या है, गुड्स को क्या किया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है, बनाया जाता है। किससे, या तो मशीन से, ठीक है, या तो कोई टूल्स आते हैं उससे, तो और या तो फिर ह्यूमन लेबर से, ह्यूमन्स अपने हाथ से अपनी कला से इसको बनाते हैं। तो इसके एग्जांपल्स हमको दिए गए हैं, जैसे कि बास्केट किससे बनाया जाता है, जो बाम्बू है उसको पहले पतले पतले स्ट्रिप्स में काटा जाता है, उसके बाद बास्केट्स बनाए जाते हैं। शुगर केन जो गन्ना है उससे गुड़ बनाया जाता है, जगरी मतलब गुड़, मैन्युफैक्चर मतलब बनाना। लेदर है, लेदर से जो है शूज़ वगैरह बनाए जाते हैं, बैग्स वगैरह बनाए जाते हैं। वैसे ही लाइमस्टोन से क्या है, सीमेंट बनाया जाता है। तो इंडस्ट्रीज आर क्लासिफाइड इनटू कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, मीडियम और लार्ज इंडस्ट्रीज। तो अब इंडस्ट्रीज का भी क्लासिफिकेशन है, जैसे कि फर्स्ट है कॉटेज या माइक्रो इंडस्ट्री। तो कॉटेज या माइक्रो इंडस्ट्री जो घर पे चल रहा है, जैसे अचार बनाने का काम हो गया या छोटा मोटा जैसे बास्केट बनाने का एक छोटा सा हमने बना लिया, जहाँ पे उतनी बड़ी बड़ी मशीन्स नहीं होती, ह्यूमन लेबर ज़्यादा होता है, तो उस तरीके की इंडस्ट्रीज को कॉटेज इंडस्ट्री या माइक्रो इंडस्ट्री कहा जाता है। कॉटेज का मतलब ही घर होता है, तो घर में एक छोटा सा हम जो सेटअप करके रखते हैं उसे। वैसे ही छोटी मोटी इंडस्ट्रीज हो जाती है, जैसे कोई फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, इस तरीके का। और उसके बाद मीडियम में लार्ज स्केल इंडस्ट्री होता है। तो गुड्स प्रोड्यूस्ड ऑन वेरी स्मॉल स्केल इन हाउस होल्ड मोस्टली बाय फैमिली मेंबर्स आर कॉल्ड कॉटेज इंडस्ट्री। तो जैसे कि मैंने बताया, घर में ही अगर हम कुछ काम कर रहे हैं जिससे हम कोई गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इस तरीके का जो इंडस्ट्री है, इस तरीके का जो सेटअप है, इसे कॉटेज इंडस्ट्री कहा जाता है। वैसे ही स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है उसमें थोड़ा कैपिटल और लेबर की ज़रूरत होती है, कॉटेज इंडस्ट्री से थोड़ा बड़ा होता है, प्रोडक्शन होता है लेकिन थोड़ा उससे थोड़ा सा ज़्यादा लेवल पे होता है, और इसके लिए मशीन्स भी यूज़ की जाती है, जैसे कि राइस मिल हो गया, प्रिंटिंग प्रेस हो गया, ब्रिक का क्लीन हो गया। ब्रिक का क्लीन मतलब जो ईंटें बनाने की जो भट्टी होती है, और कोई छोटे छोटे सामान बनाने की फैक्ट्री हो गई, तो इन्हें स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में कहा जाता है। वैसे ही लार्ज स्केल इंडस्ट्री है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा लगाया जाता है, रिसोर्सेस लगाया जाता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के कंपैरिजन में। तो जो गुड्स बहुत ज़्यादा तादाद पे बनाए जाते हैं, जिसपे बहुत ज़्यादा लेबर लगता है, बड़े बड़े मशीन्स लगते हैं, तो इसे हम लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ के अंदर डालते हैं, जैसे कि सीमेंट हो गया, स्टील की फैक्ट्रीज हो गई, ये सारे जो है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में आते हैं। अब उसके बाद सर्विस सेक्टर के बारे में हमको देखना है। तो इस सेक्टर में जो स्पेशल सर्विसेज प्रोफेशनल्स के द्वारा दिए जाते हैं उसे हम सर्विस सेक्टर कहते हैं। तो इसके एग्जांपल्स क्या है, जैसे कि मेडिकल ट्रीटमेंट मतलब जो हॉस्पिटल्स में हम जाते हैं तो वो मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर आ गया। नर्सिंग हो गया, लीगल प्रैक्टिसेस मतलब जो कोर्ट्स वगैरह में काम हो गया, वो पढ़ाने वाला टीचर का काम हो गया। तो ये और जो सर्विसेज हैं ये सपोर्ट करते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में, जैसे कि सच एज ट्रांसपोर्टिंग गुड्स टू डिस्टेंट मार्केट बाय ट्रैक्टर्स और ट्रक्स। तो इसमें ये सर्विसेज भी इंक्लूड होते हैं। बैंकिंग सर्विसेज है, कम्युनिकेशन सर्विसेज है, तो ऑल द गवर्नमेंट सर्विसेज फॉल विद इन दिस कैटेगरी। और अगर हम जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज की बात करें, सर्विसेज की बात करें, तो ये इसके अंदर ही आते हैं। नेक्स्ट इज कैलकुलेटिंग द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, हाउ एंड वाई। तो अब हमको क्या देखना है कि ये हाँ मतलब अंधाधुंध प्रोडक्शन नहीं कर सकते ना कोई चीज़ का, तो हमको क्या करना पड़ता है, कैलकुलेशन करना पड़ता है कि कितना हमको गुड्स प्रोड्यूस करना है, कितनी हमको सर्विसेज देना है, कैसे देना है, कब देना है, उसके कितने पैसे देने हैं। तो पीपल एंगेज इन डिफरेंट काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज टू प्रोड्यूस अ लार्ज वेराइटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो
अलग अलग इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ में लोग जुड़े हुए हैं ताकि वो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स बना सके और ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज बना भी कर सके, दे सकें। तो इफ़ यू वांट टू नो द टोटल प्रोडक्शन ऑफ एनी कंट्री, वी हैव टू ऐड ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन दैट कंट्री। ठीक है, अगर हमको जानना है कि एक पर्टिकुलर कंट्री में कितना टोटल प्रोडक्शन हुआ है तो हमको ये सारी चीज़ों को ऐड ऑन करके उस कंट्री का प्रोडक्शन निकालना पड़ेगा। बट एडिंग ऑल दिस गुड्स एंड सर्विसेज इज अ डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड टास्क। वी वुड मेक अ लिस्ट ऑफ गुड्स बट it will be still difficult to calculate the total quantity because we use different units to measure different goods and services। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर हमको ये सारे गुड्स और सर्विसेज के बारे में बताना है, निकालना है, कैलकुलेशन करना है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क हुआ, क्योंकि देखिए कुछ चीज़ें लीटर में मेजर होती है, कुछ चीज़ें किलोस में मेजर होती है, कुछ मेजरमेंट्स का टेक्निक अलग होता है, सर्विसेज के क्लासिफिकेशन का टेक्निक अलग होता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मनी इज यूज एज ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो इसके लिए क्या है, मनी को यूज किया जाता है मेजरमेंट के लिए। तो एग्जांपल देकर अगर हमको मनी वैल्यू गुड और सर्विसेज की फाइंड आउट करनी है तो 500 kg ऑफ शुगर 30 रुपीज पर केजी में बिका है, तो टोटल वैल्यू ऑफ शुगर की कितनी होगी 15,000। सिमिलरली 100 लीटर्स ऑफ मिल्क एट 30 पर लीटर, तो इसका रेट क्या हो गया 3000 हो गया, और डॉक्टर का चार्ज 5000 हो गया आई ऑपरेशन के लिए, और वैल्यू ऑफ 10 ऑपरेशन कितने हो गए 50,000 रुपीज़। तो हम टोटल निकालेंगे तो ये कितना आएगा 68,000 रुपीज़। So in this example we added the value of 3 goods and services to calculate the total production। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया, ये हमको बहुत ही इजी था, बहुत ही इजी समझ में आ गया। बट हाउ डू वी ऐड द वैल्यू ऑफ ऑल द गुड सर्विसेज टू कैलकुलेट द टोटल प्रोडक्शन ऑफ कंट्री। तो अब हम ये गुड और सर्विसेज को पूरा टोटल जब कंट्री का प्रोडक्शन, ये तो 3 ही आइटम्स थे, तो इस केस में हम कैसे करेंगे। तो इन सम केसेस गुड्स आर यूज टू प्रोड्यूस अदर गुड्स, और ऐसे भी केसेस हैं जहाँ पे कुछ गुड्स है वो दूसरे गुड्स के लिए रॉ मटेरियल का काम करते हैं। जैसे कि अगर हम मैदा बनाएं, ठीक है, तो मैदा बनाने के लिए क्या चाहिए रहता है, वीट चाहिए रहता है। तो वीट को क्या किया जाता है, पूरा पॉलिश किया जाता है, फिर उसके बाद फाइनली इसको ग्राइंड किया जाता है, एकदम बारीक बनाया जाता है। तो इस केस में क्या हो गया, वीट जो है रॉ मटेरियल बन गया है मैदा के लिए। सो इट्स नॉट नेसेसरी टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड। वी नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ओनली द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी यूज और कंज्यूम। दिस द फॉलोइंग एग्जाम्पल इलस्ट्रेट हाउ इट इज डन। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो रॉ मटेरियल वाला जो चीज़ है उसको छोड़ देते हैं, हम जो फाइनल प्रोडक्ट निकला है, जैसे कि फाइनल प्रोडक्ट क्या है मैदा बना है, तो उसका हम कैलकुलेशन करते हैं, हम वीट का वहाँ पे कैलकुलेशन नहीं करेंगे। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया गया हुआ है। तो फार्मर क्या है, ये पिक्चर है राइस मिल की। तो a farmer sells 100 kg of paddy to rice mill at the rate of 10 per kg. The total selling price of paddy is 1000. The farmer uses his seeds to grow paddy. The rice mill produces 60 kg of rice from 100 kg of paddy. It sells this rice to a shopkeeper at the rate of 20 per kg. So the total value of rice is 1200. The shopkeeper produces 55 kg of murmura, that is a puff rice, जिसे मुर्रा भी कहते हैं, and sell it at 50 per kg to his customer. So in this example, the paddy is converted to puffed rice, which is the final product that reaches the end customer. Paddy and rice are therefore the intermediate goods for the shopkeeper. तो यहाँ पे एग्जाम्पल में देखिए, एक फार्मर्स क्या कर रहे हैं, पैडी, ठीक है, पैडी को राइस मिल में बेच रहा है कितना 10 रुपए पर केजी में। अब टोटल सेलिंग प्राइस क्या हो गया 1000। अब जो फार्मर्स है वो इस सीड्स को अपने जो खेत में उसमें उगाने के लिए भी काम कर रहा है। तो राइस मिल जो है 60 kg जो राइस है, ठीक है, 60 kg ऑफ राइस निकाल रहा है, जो 100 kg उसने बेचा उसमें। अब क्या कर रहा है, वो राइस जो है वो 20 रुपीज़ के भाव से, ठीक है, मतलब 1200 के रुपए में वो किसी और शॉपकीपर को बेच दिया, और उसने उससे 55 kg क्या बनाया मुरमुरा, और उसको कितने रेट में बेचा 50 रुपीज़ पर केजी में। तो फाइनल जो हमारा है वो कितना होगा 55 kg और 50 रुपीज़ के भाव से जो बिका वो फाइनल अपना होगा। तो यहाँ पे ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, राइस जो है और पैडी जो है, ये इंटरमीडिएट मतलब रॉ मटेरियल हो गए, शॉपकीपर के आते हैं, मतलब वो एक रॉ मटेरियल का काम कर रहे हैं, और वो शॉपकीपर जो क्या बेच रहा है, वो तो पफ्ड राइस बेच रहा है। तो वैल्यू क्या हो गई, इंटरमीडिएट गुड्स इज इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। तो जो भी इंटरमीडिएट गुड्स है, मतलब ये जो रॉ मटेरियल
है ना, और लोकल लैंग्वेज में मतलब मेरे लैंग्वेज में इसको रॉ मटेरियल कहा जाएगा, तो वहाँ पे जो फाइनल प्रोडक्ट है, ठीक है, पफ्ड राइस का, वो क्या होगा 2750 रुपीज़। तो वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इज 1000 फॉर पैडी एंड 1200 फॉर राइस, ठीक है। दिस वैल्यूज आर ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द प्राइस ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, तो ये हम फाइनल प्रोडक्ट में ऐड ऑन कर देंगे। सो इट्स नॉट करेक्ट टू ऐड द वैल्यू ऑफ पैडी, राइस, पफ राइस। एडिंग द वैल्यू ऑफ सेम थिंग इन डिफरेंट फॉर्म्स विल बी डबल काउंटिंग। तो इस तरीके की डबल काउंटिंग से बचने के लिए जो हम फाइनल जो प्रोडक्ट, जो मुरमुरा बना है, ठीक है, जो पफ राइस बना है, उसका ही डायरेक्टली कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद कैलकुलेटिंग टोटल प्रोडक्शन बाय द वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है। तो एक और मेथड हमको देखना है, तो वी कैलकुलेट द टोटल वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन इन द अबव एग्जांपल इन अनदर वे। टू अंडरस्टैंड दिस राइट द एग्जांपल इन द फॉर्म ऑफ टेबल गिवन बिलो। तो यहाँ पे हम एक और अदर मेथड यूज करेंगे, एडेड मेथड। ओके, तो गुड्स क्या क्या थे, पैडी, ठीक है, जो फार्मर्स ने उगाया, उसके बाद जो राइस मिल से राइस निकला, उसके बाद लास्ट जो प्रोडक्ट था हमारा पफ्ड राइस। तो पैडी कितना था, उसकी वैल्यू कितनी थी, 1000 रुपीज़। इंटरमीडिएट वैल्यू क्या होगी, 0, तो 1000 माइनस 0 इक्वल टू 1000। फिर उसके बाद राइस जो है वो 1200 उसकी वैल्यू थी, ठीक है। तो इंटरमीडिएट वैल्यू क्या हो गई उसकी, यहाँ का जो वैल्यू इधर जा रहा है 1000, ठीक है। तो 1200 माइनस 1000 इक्वल टू 200। तो फिर पफ राइस की वैल्यू क्या थी, 2750। तो इससे हम इसको माइनस करेंगे तो कितना आया, 1550 रुपीज़। तो टोटल प्रोडक्शन क्या हुआ, 1000 प्लस 200 प्लस 50, तो ये पूरा टोटल वैल्यू आया हमारे पास। तो इन दिस टेबल द वैल्यू इज एडेड एट ईच स्टेज। तो ईच स्टेज में हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू को इस तरीके से ऐड करते जा रहे हैं। इन द फर्स्ट स्टेज द वैल्यू एडेड टू पैडी इज 1000, ठीक है। तो ये हमने जो यहाँ पे बताया जा रहा है, तो इसी को क्या कहा जाता है, वैल्यू एडिशन। तो इन दिस वे सम वैल्यू इज एडेड टू द थिंग्स एट एवरी स्टेज ऑफ द प्रोडक्शन, दिस इज कॉल्ड वैल्यू एडिशन। एंड दिस मेथड अवॉइड्स डबल काउंटिंग और टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टोटल प्रोडक्शन। उसके बाद हमको जीडीपी देखना है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, तो उसके बारे में हमको देखना है। तो कहीं ना कहीं आपने जीडीपी के बारे में सुना होगा। तो टोटल प्रोडक्शन ऑफ अ कंट्री इन अ फाइनेंशियल ईयर, तो एक फाइनेंशियल ईयर में जितना प्रोडक्शन होता है कंट्री का, उसे क्या कहा जाता है, इज द वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स। The total production of country in a financial year is the value of final goods and services produced in all sectors of the economy. All this production must occur within the geographical boundaries of the country. ठीक है, तो जितना टोटल, हाँ, तो टोटल प्रोडक्शन ऑफ द कंट्री फाइनेंशियल ईयर में जितना टोटल प्रोडक्शन होता है, जितने भी फाइनलाइज्ड गुड्स और सर्विसेज होते हैं, और जो कि ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज, ठीक है, हमारा कंट्री है तो हमारे कंट्री के बाउंड्री में, तो ये जो टोटल वैल्यू है प्रोडक्शन का, इसे क्या कहा जाता है, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो डोमेस्टिक मीन्स हमारे कंट्री के अंदर ही। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसकी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, ये कैलकुलेट करती है एनुअल जीडीपी। तो मिनिस्ट्री जो है वो सपोर्ट लेती है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स का, ताकि ये जो टोटल वैल्यू जो है, फाइनल जो जीडीपी है वो कैलकुलेट कर सके। तो इससे जो मार्केट वैल्यू है प्रोडक्शन का, वो एस्टिमेट किया जाता है कंट्री के जीडीपी से। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ इन करोड़्स क्या है, तो अगर अलग अलग सेक्टर्स की हम बात करें तो ये यहाँ पे वैल्यूज हमको दी गई है। द ग्राफ हमको क्लियरली शो कर रहा है कि जो जीडीपी है वो कॉन्स्टेंटली क्या हो रहा है, ईयर बाय ईयर जो है वो इंक्रीज होते जा रहा है। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ अनपेड वर्क एंड इट्स इम्पॉर्टेंट। तो कुछ ऐसे वर्क्स हैं जिनका काम नहीं गिना जाता, जो कभी उसमें आता ही नहीं है, गिनती में नहीं आता है, उसके बारे में भी हमको जानना है। तो इसमें सबसे पहला काम जो होता है वो होता है हाउसवाइफ का, जो कभी गिना नहीं जाता और शायद कभी गिना भी नहीं जाए, क्योंकि वुमेन्स की वैल्यू है ही नहीं ना हमारी कंट्री में, उनको वैल्यू दे ही नहीं लोगों की मेंटालिटी ही ऐसी बन गई है कि जो काम है वुमेन्स का उसको कभी गिना ही नहीं जाता। सो वी लर्न दैट द वैल्यू ऑफ ओनली द फाइनल प्रोडक्ट इज टेकन टू जीडीपी। ठीक है, हमने देखा जो फाइनल प्रोडक्ट है कंट्री का उसे हम जीडीपी में कैलकुलेट करते हैं। तो दिस मीन्स वी कैलकुलेट जीडीपी ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस एट विच द गुड्स एंड सर्विसेज आर बॉट और सोल्ड इन द मार्केट। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जीडीपी है उसके बेसिस में ही प्राइस जो है
उसमें हम गुड्स और सर्विसेज को खरीदते और बेचते हैं मार्केट में, ठीक है। जीडीपी डिसाइड करता है। बट वी डू मेनी डिफरेंट एक्टिविटीज इन अवर डेली लाइफ फॉर विच वी डू नॉट रिसीव एनी पेमेंट। दीज एक्टिविटीज विच आर नॉट सोल्ड, बॉट और सोल्ड, फॉर विच नो मनी इज पेड, आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि ऐसी कुछ एक्टिविटीज है जिसे हम खरीदते या बेचते नहीं है, उसके लिए हमको मनी नहीं मिलता, लेकिन हम उसको करते हैं क्योंकि हमारे लाइफ का वो इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो दिस एक्टिविटीज आर नॉट टेकन, और इसका कोई कैलकुलेशन नहीं है ये जीडीपी से, क्यों? क्योंकि ये अनपेड एक्टिविटीज है। As a result, the estimated GDP estimated is always less than what actually should be done. तो इसीलिए स्वीपिंग एंड कीपिंग द हाउस क्लीन, ठीक है। ये बूढ़ी सी अम्मा है, वो क्या कर रही है, घर में झाड़ू लगा रही है, तो ये कभी कैलकुलेट नहीं होता, तो इसलिए हमारी जीडीपी एग्जैक्ट नहीं आती। इफ दिस important but unpaid economic activities are taken into account, the GDP value would be much higher. अगर हम ये चीज़ों को अपने GDP वैल्यू में इंक्लूड करेंगे तो शायद हमारी GDP वैल्यू और ज़्यादा बढ़ के रहेगी। तो दिस एक्टिविटीज हैव स्पेशल इंपॉर्टेंस, इवन दे फाइंड नो प्लेस इन एनी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, दे प्ले अ वाइटल रोल इन अवर फैमिली और सोसाइटी। तो ये जो एक्टिविटीज़ है इसका कोई स्पेशल इंपॉर्टेंस नहीं होता है, इसको कोई ध्यान भी नहीं देता, और इसका कोई सेक्टर भी नहीं है, ठीक है, कोई प्लेस भी नहीं है किसी सेक्टर में, है ना। चाहे आप एग्रीकल्चर सेक्टर देखें या सर्विस सेक्टर देखें या टर्नरी, कुछ भी सेक्टर देखें, इंडस्ट्रियल सेक्टर देखें, इसमें उनका कहीं पार्ट नहीं है, ठीक है, उनका कहीं गिनती नहीं होता, लेकिन ये हमारी फैमिली और सोसाइटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो वुमेन परफॉर्म मोस्ट ऑफ दिस एक्टिविटीज बट दे आर नॉट पेड फॉर डूइंग सच वर्क सच एज कुकिंग फूड फॉर द फैमिली, लुकिंग फॉर द चिल्ड्रन। तो यहाँ पे वुमेन्स घर का सब काम करती है, लेकिन ये सारी जो चीज़ें हैं जैसे कि घर में बच्चों का ध्यान रखना, खाना बनाना, फैमिली का ध्यान रखना, लेकिन ये सारी चीज़ें जो है कभी काउंट नहीं होती। और जितने भी बच्चे हैं जो मेरा ये लेक्चर दे रहे हैं, मेरी उनसे बहुत ज़्यादा गुजारिश है कि जो वुमेन्स का ये काम है इसको आप इम्पोर्टेंस दें। आपके घर में आपकी मम्मी है या आपकी अगर शादी हो जाएगी तो आपकी बीवी है, ये अगर खाना बना रही है, घर का काम कर रही है, तो उसमें उंगली उठाना बिल्कुल भी सही बात नहीं है, ठीक है। कि नमक ज़्यादा है, कम ज़्यादा है, सब्जी अच्छी नहीं बनी, झाड़ू ठीक से नहीं लगा, घर व्यस्त नहीं, अस्त व्यस्त है, ये किसी का हक नहीं बनता कि वो वुमेन्स को जाके बोले। क्यों? क्योंकि वो बहुत मेहनत करती हैं, घर में दिन भर काम करती हैं, तो उनको हमेशा इम्पोर्टेंस दें। तो ये मेरे वीडियो से मैं ये चाहूँगी कि आप ये समझें, क्योंकि बच्चे ही देश का भविष्य बनाते हैं। उसके बाद देखिए, देयर इज अ वे टू एक्सेस सच अनपेड एक्टिविटीज, दिस कैन बी एक्सेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम स्पेंड इन परफॉर्मिंग देम। सम वुमेन्स आर एंगेज्ड इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज अलॉन्ग विद देयर हाउस होल्ड कोर्स। फॉर एग्जाम्पल, फिगर 5.10 shows डेली वर्किंग चार्ट ऑफ अ वर्किंग वुमेन। तो ऐसे कुछ बहुत सारी एक्टिविटी, अनपेड एक्टिविटीज है, और इन एक्टिविटीज से हम वो कर सकते हैं कि कितने घंटे हम काम करती हैं। तो कुछ जो महिलाएं हैं वो एंगेज होती हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, और साथ ही साथ में घर का भी काम करती है। तो यहाँ पे एक चार्ट दिया गया हुआ है जहाँ पे वुमेन कितने घंटे काम करती है उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। तो कितना, जैसे वो जब सुबह उठी, नहाने धोने में, रेडी होने में उनको 1 घंटा लगा, फिर उसके बाद घर की साफ़ सफाई करने में उनको आधा घंटा लगा, पूजा वगैरह करने में, फिर उसके बाद जो है फिर उन्होंने काम किया। तो इस तरीके का रूटीन पूरा यहाँ पे एक महिला का पूरा बताया गया है। तो फिगर 10.7 तो दिख गया हमको। शी डज द इकोनॉमिक एक्टिविटीज फॉर विच शी इज पेड इन एडिशन टू हर नॉर्मल हाउस होल्ड वर्क फॉर विच शी रिसीव नो मनी। वुमेन डू मेनी other kinds of things which are not included in the work chart, like cleaning and storing grains, beautifying their home, entertaining guests, taking care of aged and ailing members of the family, daily grocery shopping, looking after domestic animals, keeping children with their homework, ठीक है, helping children there with their homework, gardening। बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ है जो कभी गिनती में आएगी ही नहीं, और ना कभी आएगी, ना किसी को कोई पड़ी है। मुझे भी ऐसा लगता है कि किसी को कोई पड़ी नहीं है कि वुमेन्स इतना काम करती है। बहुत ही कम घर हैं जिसमें ये सारी जो एक्टिविटीज़ है उसको इम्पोर्टेंस दिया जाता है कि हाँ वो इतना काम करती है। इतना सब करने के बाद भी बहुत सारे घर में ऐसे लोग भी होते हैं जो ये बोल देते हैं कि इनका तो कुछ घर में काम नहीं है। आजकल तो रील्स में बहुत ज़्यादा बताया भी जाता है, दिखाया भी जाता है, दर्शाया भी जाता है।
उसके बाद देखिए द डेली रूटीन ऑफ पीपल कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट बच गया था। यहाँ पे ये भी बताया गया है कि ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो बाहर जाके काम भी करती है और उस काम को करने के बाद भी वो घर का जो कॉमन हाउस होल्ड वर्क है उसको भी वो पूरी तरीके से करती है। तो डेली रूटीन जो है पीपल का डिवाइड करते हैं 3 एक्टिविटीज में, जैसे कि वो टाइम स्पेंड करते हैं। तो पेड वर्क होता है ऑल एक्टिविटीज फॉर विच पेमेंट इज बेस्ड। अनपेड वर्क होता है जिसके लिए कोई पेमेंट नहीं होता। तो नॉन वर्क एक्टिविटी भी होती है जिसको सिर्फ हम अपने शौक के लिए करते हैं, जैसे कि खाली टाइम में हम टीवी देखते हैं, चैटिंग करते हैं, इंटरनेट में रील्स देखते हैं, यूट्यूब में रील्स देखते हैं, इंस्टाग्राम में रील्स देखते हैं, शॉर्ट्स देखते हैं। तो ये भी, तो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है कंडक्टेड सर्वे किया उसने 6 स्टेट्स में 1998-99 में, कि ये वो करने के लिए कि कितना टाइम किस एक्टिविटीज में सेंड होता है। तो यहाँ पे है कि ये बताया जा रहा है। तो 3 एक्टिविटीज में, तो वुमेन जो पेड वर्क है वो वुमेन में, रूरल में अगर हम देखें तो 25% और वुमेन के लिए 20, अनपेड वर्क 2%, 14%, नॉन वर्क एक्टिविटी 73% एंड 66%। तो एनालाइजिंग द डेली वर्क रूटीन ऑफ मैन एंड वुमेन इन रूरल एरियाज। ठीक है, रूरल एरियाज का ये दिया हुआ है। तो फिलिंग द वर्क्स ऑफ द पाई चार्ट, ठीक है, ये पाई चार्ट दिया हुआ है जिसमें हमको बताया गया कि कितना पेड, अनपेड और नॉर्मल एक्टिविटी होता है। तो द पाई चार्ट क्लियरली शोज दैट वुमेन स्पेंड मोर टाइम ड्यूरिंग अनपेड वर्क विच इज नॉट इंक्लूडेड इन जीडीपी कैलकुलेशन। तो यहाँ पे क्लियर है कि वुमेन्स जो है वो सबसे ज़्यादा जो अनपेड वर्क करती है। ठीक है, अनपेड वर्क करती हैं और ठीक है, ये अनपेड वर्क का है, अनपेड वर्क करती हैं और नॉन वर्क एक्टिविटी भी इनकी बहुत ज़्यादा होती है। सो इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड दिस एक्टिविटीज एंड इंक्लूड देम इन जीडीपी कैलकुलेशंस एंड मेनी कंट्रीज आर ट्राइंग टू डू दिस। वी नीड टू क्रिएट अवेयरनेस ऑफ and sensitivity towards such work in our society। तो यहाँ पे शायद मतलब ये बोला जा रहा है कि हमको ये जो टॉपिक है जहाँ पे वुमेन्स जो काम करती है इसको इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता, इसको हम आगे बढ़ाएं, जागरूक बनाएं। ठीक है, मैं इस वीडियो से मतलब आई डोंट नो, मतलब ये है मतलब ये कभी मतलब छूटने वाली चीज़ नहीं है। घर पे आप सुबह से लेकर रात तक काम कर लो लेकिन उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं मिलती। मुझे मिलती है, मैं बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा है कि जिनको नहीं मिलती है, मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ। इसमें मेरा कोई वो नहीं है। ठीक है, मैं जहाँ पे हूँ मुझे मेरे काम का इम्पोर्टेंस मिल रहा है, लेकिन ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जिनको ये सब काम का इम्पोर्टेंस बिल्कुल नहीं मिलता। ठीक है, वो वर्किंग वुमेन नहीं है, ठीक है, वर्किंग वुमेन नहीं है, लेकिन वो सुबह से लेकर रात तक काम करती रहती हैं, पूरा घर का जिम्मेदारी ही में निभाती है, लेकिन अगर लास्ट में अगर उनसे एक गलती हुई तो उसके लिए उनको 4 बातें सुननी पड़ जाती है। तो ऐसे भी केसेस हैं। इसलिए मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम देखिए, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम बचपन से ही अपने बच्चों को सिखाएं कि हाँ, हर काम इम्पोर्टेंट होता है और हम अपने बच्चों को खुद सिखाएं। जैसे कि मेरे वीडियो के माध्यम से आप खुद समझे कि अगर आप कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि आप खाना खा रहे हैं, तो उसके बाद जो आपकी जूठी प्लेट है वो उठाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी मदर की नहीं, आपकी वाइफ की नहीं, वो आपकी खुद की है। अगर आप नहा रहे हैं तो आपका अंडरगारमेंट धोने का काम आपका मम्मी, आपके वाइफ का नहीं, ये आपका खुद का है। ऐसे ही छोटे छोटे जो काम होते हैं ना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम खुद लेना, तो जो ये वुमेन्स के साथ जो ये इस तरीके का बिहेवियर होता है ना, वो कम हो जाए। आपकी मदर खाना बना रही है, आपकी वाइफ खाना बना रही है, आपकी ग्रैंड माँ खाना बना रही है, कोई भी खाना बना रही है, तो उस खाना बनाने में मेहनत लगती है। तो उस टास्क को सराहने के छोड़ के उसमें नमक ज़्यादा है, नमक कम है, कम बनाया, ज़्यादा बनाया, ये बोलने से के बजाय आप उसको अप्रिशिएट करके देखिए, आपका घर हमेशा खुशहाल रहेगा। जिस घर में वुमेन्स के काम के लिए उनको 4 बातें सुनाई जाती हैं, वो उस घर में खुशी नहीं होती। और मैं बिल्कुल चाहूँगी, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और अगर आपके घर में भी ये है, तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या मैं सही बोल रही हूँ या मैं गलत बोल रही हूँ। और अगर गलत बोल रही हूँ तो इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगने के लिए, मतलब मैं बहुत ज़्यादा सॉरी मतलब अपोलोजाइज़ करती हूँ कि अगर मैं गलत बोल रही हूँ। तो अगर आपको लगता है कि आपके घर में भी ये चीज़ें होती
होती हैं, नमक ज़्यादा, शक्कर ज़्यादा, कम ज़्यादा, ये ज़्यादा, घर नहीं समझा, उसके लिए जो है वुमेन्स को सहना पड़ता है, सुनना पड़ता है। तो ये बहुत गलत हो रहा है, और गलत हो रहा है तो उसके लिए हमको आवाज़ भी उठानी है। और अगर आप चाहते हैं आप अपनी आवाज़ उठाएं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। और अगर मेरे चैनल के वीडियो आपको समझ में आते हैं, पसंद आते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नई वीडियोस डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, ताकि उनको भी लाभ हो सके और मेरे चैनल्स के व्यूज़ भी ज़्यादा आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।